हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल CBSE साइंस क्लासेस। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे लाइफ प्रोसेस के रिस्पायरेशन टॉपिक के बारे में। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एज वेल एज रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। इन सभी पे डिस्कस आज का वीडियो में हम लोग करेंगे। रिस्पायरेशन तो देखो, दैट प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द डाइजेस्टेड फूड इनसाइड देयर बॉडी इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो देखिए, रिस्पायरेशन अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें सांस को ले रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये रिस्पायरेशन नहीं है। रिस्पायरेशन के अंदर में दो प्रोसेसेस हैं। पहला होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन। जैसे नॉर्मली रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं बस हाँ सांस ले लिए, सांस को छोड़ दिए, हो गया रिस्पायरेशन। नहीं, सांस लेना और सांस छोड़ना सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है? लंग्स तक। ठीक है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं पूरे बॉडी में वो ट्रैवल करता है। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से से लेके पैर के निचले हिस्से तक, आखिरी हिस्से तक जो भी हम एयर ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ट्रांसफ़र होता है। उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पैर के या हमारे शरीर के सबसे लास्ट अंग से बना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से हटा के एटमॉस्फेयर में छोड़ा भी जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है रिस्पायरेशन, जिसमें ब्रीदिंग भी आता है और सेलुलर रिस्पायरेशन भी आता है। तो समझेंगे ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक इनहेल और दूसरा एक्सहेल। ठीक है, तो सांस ले रहे हैं, सांस अगर हम ले रहे हैं अंदर, शरीर के अंदर ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेल। सांस को अंदर लेना इनहेल, और सांस को बाहर छोड़ना वो क्या है? एक्सहेल। ठीक है, टू टेक एयर इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर एयर को लेना। देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेते हैं। हमारे नोज़ में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को, एयर से सारा ऑक्सीजन को ही लेंगे। नहीं, हमारे शरीर में ऐसे भी हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में तो 21% ऑक्सीजन है। तब अब वो जो एयर ले रहे हैं उसमें 21% ही तो ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं। 100% ऑक्सीजन लेना पॉसिबल भी नहीं है, और फिर 100% ऑक्सीजन लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है। ये भी चीज़ ध्यान में रखोगे, वो भी हमारे लिए बहुत यूटिलाइजेशन वाला चीज़ नहीं होगा। तो इनहेल किसको बोलेंगे? टू टेक एयर इनसाइड आवर बॉडी। और एक्सहेल किसको बोलेंगे? तो टू मूव एयर आउटसाइड आवर बॉडी। अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखोगे कि ब्रीदिंग का रेट जो है ना, हमारे लिए अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ब्रीदिंग का रेट अलग अलग होता है। जैसे अभी नॉर्मल बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं, या बैठे हुए हैं, या सोए हुए हैं, इन दैट केस ब्रीदिंग रेट स्लो होता है। ब्रीदिंग रेट क्या होगा? स्लो। अब वही कोई हार्ड वर्क करना, दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ने का रीज़न होता है कि रिस्पायरेशन का, उसको इस वे में भी कह सकते हैं रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है। आगे डिस्कस करेंगे इस पर। ब्रीदिंग में कोई समस्या नहीं है। इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें ब्रीदिंग रेट ज़्यादा तेज़ होता है,
ठीक है, हमारे में ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन किसको बोलेंगे? सेल के द्वारा किया गया जो रिस्पायरेशन है उसी को हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन अभी करेंगे। ब्रीदिंग ज़्यादा कुछ है नहीं, यही है, इनहेल ऑफ एयर और एक्सेल ऑफ एयर को ब्रीदिंग बोलेंगे। और सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में ही हमको रिस्पायरेशन में ज़्यादा डिस्कस करना है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? तो सेलुलर रिस्पायरेशन हमारा इसी वे में हम समझें कि सेल के द्वारा जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस किया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंपेयर टू ब्रीथिंग। सेलुलर रिस्पायरेशन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन को ना हम दो ये में भाग में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन को। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो नाम से ही देखिए, नाम से ही काफ़ी कुछ इसका निकल के आ जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एनएरोबिक को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, जो एयर के प्रेजेंस में, और हम जानते हैं कि एयर में हम लोग को सांस के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो वो एरोबिक रिस्पायरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन। नहीं, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन का प्रोसेस किया जा रहा है तो वो एरोबिक है, और नहीं किया जा रहा है तो वो एनएरोबिक है। तो बेसिकली जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एरोबिक रिस्पायरेशन को ही शो करते हैं, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और हम लोगों को अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए या बॉडी वर्क को करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करना होगा। और ज़्यादा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ही हमको किस तरह से रिस्पायरेट करना होगा? एरोबिकली रिस्पायरेट करना होगा। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन किसको बोलेंगे? जो एयर के प्रेजेंस में होता है या जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो वो एरोबिक रिस्पायरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन। takes place in presence of oxygen. It takes place in presence of oxygen. It takes place in presence of oxygen, whereas anaerobic respiration it takes place in absence of oxygen. एयर भी कह सकते हो। इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जैसे ईस्ट में हमसे पूछता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, उसी को हम समझना है। पहले हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन को ही समझते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन तो देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डाइजेस्टेड फूड जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ था, वहाँ से विलीज से एब्जॉर्ब होकर डिफरेंट सेल में पहुँचा दिया गया है। डाइजेस्टेड फूड को वहाँ पहुँचा दिया गया है। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ पे लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंचा, वहाँ से ऑक्सीजन कंबाइन किया किसके साथ? ब्लड के साथ कंबाइन किया ऑक्सीजन, और वो पहुंचाया किसके पास? डिफरेंट सेल के पास। और सेल में जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके फॉर्म में जमा है? ग्लूकोज ना, चलिए तो ग्लूकोज के फॉर्म में जमा है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कंबाइन कर रहा है। सबसे पहले ये ग्लूकोज ब्रेक करता है। ये ग्लूकोज मौजूद कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है।
तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ जो लिक्विड है इसको क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म। नहीं, अब फिर इसमें एक और स्ट्रक्चर होता था, क्या उसको बोलते थे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला जाता था? बोलते थे ना। चलिए, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन्हीं दोनों के द्वारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस को क्या किया जाता है? अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज सबसे पहले टूट जाएगा, ग्लूकोज ब्रेक करेगा। ग्लूकोज जो है ब्रेक करेगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, इसको पायरुवेट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये होगा कहाँ? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। और ये जो पहला स्टेज है ना, ये एरोबिक रिस्पायरेशन में भी और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी, दोनों में ही ये पहला स्टेज होता है। यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन होगा उस समय भी ग्लूकोज हमारा ब्रेकडाउन करेगा पायरुविक एसिड में, और एनएरोबिक भी होगा तो भी ग्लूकोज हमारा ये ब्रेकडाउन करेगा किस में? पायरुविक एसिड में। अगर इसी को केमिकली आप लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से समझिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, साइटोप्लाज्म में हुआ, ब्रेकडाउन किया है किस में? इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड। तो होता है, ये हुआ हमारा पायरुविक एसिड का फॉर्मूला। तो देखिए, पहले इसमें कार्बन का कितना मॉलिक्यूल था या एटम था? अब क्या हो गया? अब कितना एटम हुआ? कार्बन का अब कितना एटम है? 6 एटम से 3 एटम के फॉर्म में ब्रेक किया ना। और हम जानते हैं ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन जब होगा ग्लूकोज का तभी एनर्जी रिलीज होगा। Whenever glucose breaks down, then energy released। तो यहाँ साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का 6 एटम टूट के ब्रेक करके 3 एटम बनाया, पायरुवेट का यहाँ पे बनाया, फॉर्मेशन किया। और ये पहला स्टेज दोनों में होता है, किसमें? एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। अब ये हो गया। इसके बाद ना, ये हमारा जो पायरुविक एसिड है अब पहुंच जाता है, जैसे बनाए थे फिगर, सेल का यहाँ फिगर बनाए थे, तो ये न्यूक्लियस था, यहाँ मान लो पहुंच गया है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब दूसरा जो स्टेप होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो पहला स्टेज हुआ वो कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में। और रिस्पायरेशन का दूसरा स्टेज जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इन माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि अगर हमारे सेल को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिया जाए तो ये जो पायरुविक एसिड है ना, यही ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी रिलीज होगा। और यही एनर्जी जो है हमारे शरीर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, यही एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगा और यही एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जमा होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो, दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स दो तरह का है, एक एटीपी और दूसरा एडीपी। एटीपी होता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। एक्चुअल में जब ये एटीपी टूटता है, जब ये एटीपी टूटता है तो इस तरह से, इसको इस तरह से करो,
ये ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो मान लो एडिनोसाइन ये हो गया, इसके साथ कंबाइन है फास्फोरस। फास्फोरस ट्राई मीन्स 3, तो फास्फोरस का 3 गो एटम जो है इसके साथ अटैच है, ठीक है। एनर्जी रिलीज का प्रोसेस बता रहे हैं। एडिनोसिन के साथ हमारा फास्फोरस का 3 एटम जो है कंबाइंड है, किस में? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एडिनोसिन के साथ हमारा 2 फास्फोरस क्या है? जुड़ा हुआ है। यानी एडिनोसिन के साथ 2 फास्फोरस जुड़ा हुआ है, 2 फास्फोरस जुड़ा हुआ है। और एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी जो होता है किसी भी हमारे रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी बन रहा है, वो ये तीसरा जो फास्फोरस है ना, ये 3rd वाला एटम है फास्फोरस का, यहीं पे एनर्जी स्टोर होता है। और यही फास्फोरस जब ब्रेक करेगा, तो क्या बनाएगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, हम उस एनर्जी को यूज़ करेंगे। दैट इज़ वाई ATP is also known as energy currency of the cell. ATP is also known as energy currency of the cell. याद रखना इन चीज़ों को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी हमारा है, यहाँ पे यही फास्फोरस का तीसरा मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन करेगा तो फिर कन्वर्ट करता है किस में? ये ब्रेक डाउन करके ATP, देखो ATP कैसे टूटता है। ATP ब्रेक डाउन जब करेगा ना, तो ये बनाएगा ADP प्लस एनर्जी, और इसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे। ATP अभी स्टोर्ड है, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो किसके फॉर्म में जमा हुआ? ATP के फॉर्म में। और ये ATP अभी हमारे पास जमा है, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कि ATP हमारे शरीर में जमा है, स्टोर्ड है, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा एनर्जी का तो हम सिंपली ATP को ब्रेक डाउन होगा, हमारे ATP से एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल अलग होगा और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और एक बात और समझो कि ADP के साथ फर्दर अगर एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाता है ना, तो ये फिर से कन्वर्ट कर जाता है किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। यानी एक ये साइकिल चलता रहता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बात समझ में आया? हमारा जो शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, बना रिस्पायरेशन के कारण, वो जमा हुआ ATP के फॉर्म में। वो ATP फिर हमारा ब्रेक किया जिससे कि हमको एनर्जी मिला। और ब्रेक करने पे क्या हुआ? तो ADP अलग हुआ, फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल अलग हुआ और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो हुआ एरोबिक रिस्पायरेशन, ये क्रैब साइकिल के अंदर में आता है। क्रैब साइकिल इसको नाम दिया गया है, क्रैब साइकिल। ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा पायरुविक एसिड में, और फिर वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के सफिशिएंट सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा उसका, और ये होगा क्रैब साइकिल। देखो कहीं आपको ऐसा भी हो सकता है, पायरुविक एसिड है, एक और प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी ऐसा भी आप देखे होंगे, हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी कोई बॉडी ऑर्गन अचानक से, मान लो कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तुम, अचानक से उस बॉडी पार्ट में तुमको क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाता है। दौड़ रहे हो, अचानक से तुमको लगा कि यहाँ पे मांसपेशियों में काफ़ी दर्द हो रहा है, ठीक है। क्रिकेट देखते हो सब, क्रिकेट में हमेशा सुनते हो कि हाँ खिलाड़ी को क्रैम्प पड़ने लगा। तो क्रैम्प पड़ने का रीज़न क्या होता है, अभी उसको इसी में समझेंगे। तो देखिए ग्लूकोज पहला स्टेप हो गया हमारे बॉडी के अंदर। सेकेंड स्टेप के होने के लिए अगर हमारे सेल्स को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिला, तब तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए या जितना ऑक्सीजन का अमाउंट हमको चाहिए वो नहीं मिलता है,
हमारे सेल को वो नहीं मिल रहा है। अब हार्ड वर्क, देखो हम लोग जब हार्ड वर्क करते हैं तो सांस के तेज होने का क्या कारण है? जब हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट या रिस्पायरेशन रेट के बढ़ने का सिंपल कारण यही है कि जब हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमारे हर एक सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो ज़्यादा रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से हमारा ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, यानी ज़्यादा तेज़ी से हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन अचानक से हो जाता है, किसी बॉडी ऑर्गन में अचानक से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, या मान लो इन आवर मसल, हमारे मसल में अचानक से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो हिंडर कर गया, या जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए उतना ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो उस केस में ना उस बॉडी ऑर्गन में, उस बॉडी ऑर्गन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बनने के जगह पे बनना शुरू हो जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड दर्द और पीड़ा का एहसास कराता है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इन एब्सेंस और या यहाँ डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो, इन लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन, हमारे मसल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन एकदम एब्सेंट हो गया, उस केस में ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये ब्रेक करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये बनाएगा लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल बनने लगेगा। ये लैक्टिक एसिड जो बना है ना, इसी लैक्टिक एसिड के बनने के कारण शरीर के अंदर क्रैम्प पड़ने लगता है, दर्द और जलन का एहसास होता है। देखे होगे जब क्रैम्प, कोई भी बॉडी पार्ट में अगर हमारा क्रैम्प पड़ता है, किसके कारण पड़ेगा? लैक्टिक एसिड के बनने के कारण। उस बॉडी पार्ट में हमारा लैक्टिक एसिड बना, इसके कारण पड़ा। तो क्रैम्प पड़ने वाले हिस्सों में सिंपली क्या किया जाता है, खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो उनका जो ये होता है, डॉक्टर होता है, वो सिंपली आता है या सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो आता है, और जिस हिस्से में, मान लो वो बोला कि मेरे हाथ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा है, तो वो हाथ को पकड़ के और बहुत तेज़ी से रब करता है, ठीक है, इस तरह से रब करता है। क्यों करता है? अब जैसे मान लो दोनों हाथ से इसको पकड़ के रब किया जा रहा है, ऐसे ऐसे रोल किया जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। बाकी बॉडी ऑर्गन के मुकाबले यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाने लगेगा ना, ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लगा तो उसका फिर से वो लैक्टिक एसिड बनना बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन होने लगा, एनर्जी सफिशिएंट, क्रैम्प का पड़ना उसका धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। बात समझ में आया? ये लैक्टिक एसिड बनने का कारण क्या है कि हमारे मसल में जब लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये इट कॉजेज क्रैम्प इन आवर मसल। हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प पड़ने का कारण यही लैक्टिक एसिड है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, तो पहला स्टेप इसमें भी सेम होता है, जो एरोबिक में होगा वही इसमें भी होगा, यानी हमारा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ब्रेक करेगा किस में? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक कर जाएगा, किसके फॉर्म में? पायरुवेट के फॉर्म में, या पायरुविक एसिड के फॉर्म में ब्रेक किया। इसके बाद ईस्ट के द्वारा या बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि ईस्ट, और इस प्रोसेस को ना बोला जाता है फर्मेंटेशन। जैसे कि ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है
तो ये पायरुविक एसिड जो है ब्रेक करेगा इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल। तो ये पायरुविक एसिड अब ब्रेक करेगा इथाइल अल्कोहल में C2H5OH, C2H5OH। अच्छा सिंपली लिखो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। प्लस एनर्जी बनेगा। तो ये हुआ हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन, किस में? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ब्रेक करता था साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक करता है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ बनाता है क्या? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में इन सप्लाई ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन या एयर, सफिशिएंट एयर, वो पायरुविक एसिड ब्रेक करता था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी जो होता है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता था, और एक्चुअल में ये 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यानी हम इसको इस तरह से समझें, ये जो एनर्जी हमारा बना ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर हमारा ब्रेक किया ड्यूरिंग रिस्पायरेशन तो 38 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन किया। और एक एटीपी ऑफ एनर्जी में, और अगर एक एटीपी ऑफ एनर्जी को आप ब्रेक करते हैं, इफ़ 1 एटीपी ऑफ एनर्जी इज़ ब्रोकन डाउन, देन हमको मिलता है 30.5 किलो जूल। एक एटीपी को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको इतना किलो जूल एनर्जी मिलता है। इस तरह से एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारा 38 एटीपी होता है प्रोडक्शन। और यही एनारोबिक रिस्पायरेशन जब इन मसल में हो जाता है, इन आवर मसल, जब ये हमारे मसल में होगा तो यही ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा साइटोप्लाज्म में। अच्छा इसको क्या बोला जाता है? क्रैब साइकिल कहते हैं ना, क्रैब्स साइकिल। आज रिस्पायरेशन हम लोग ख़त्म कर लेने वाले हैं। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड फिर टूटता है, ठीक है, इन मसल सेल लिमिटेड सप्लाई और डेफिशिएंसी, लिमिटेड सप्लाई और डेफिशिएंसी ऑफ एयर या ऑक्सीजन। तो इसके प्रेजेंस में ये जब ब्रेक डाउन करेगा ना, इस केस में हमारा बनेगा लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। और क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और यहाँ ये जो एनर्जी होता है ना, ओनली 2 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मसल सेल्स में जब हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, उस केस में ओनली 2 एटीपी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है। बट नॉर्मली जब हम एरोबिक रिस्पायरेट करते हैं तो इस केस में हमको कितना एटीपी मिलता है? 38 एटीपी ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और इसको भी लिख ही लोगे, बस ये वाला पोर्शन लिख सकते हो अगर चाहो तो। 30.5 किलो जूल कितने? 1 एटीपी को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें इतना किलो जूल एनर्जी हमको मिलता है, इतना किलो जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस। यही सब चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव में आएंगी, बहुत बड़ा बड़ा टर्म नहीं आएगा। देख लेते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो देखिए रिस्पायरेशन इन प्लांट्स क्या है? तो प्लांट के जितने भी ऑर्गन है ना, प्लांट सेल के, ये प्लांट के जितने भी ऑर्गन हैं वो इंडिविजुअली रिस्पायरेशन के प्रोसेस को करते हैं।
जैसे प्लांट का रूट अलग तरीके से करेगा, प्लांट का रूट भी रिस्पायरेशन करेगा, प्लांट का स्टीम भी करेगा, प्लांट का लीफ भी करेगा। तो प्लांट का लगभग हर एक पार्ट में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो इसको समझो कैसे होगा। देखो यहाँ पे, उसको बाद में उतार लेना। प्लांट में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो रूट भी रिस्पायरेशन करता है, स्टीम भी करता है, लीफ भी करता है। इसको समझोगे। सबसे पहले रूट में रिस्पायरेशन के प्रोसेस को समझो, रिस्पायरेशन इन रूट। तो देखिए प्लांट किसी भी फसल को बोने से पहले या किसी भी पौधे को लगाने से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है, ढीला किया जाता है, प्लफ किया जाता है, जोता जाता है। नहीं, इसका क्या कारण है, तो इसका रीज़न है कि मिट्टी को जब हम प्लफ करते हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे होता है। कहने का मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो है नीचे जाता है और नीचे वाला ऊपर आता है। और इसी दौरान मिट्टी जो होता है सॉइल के स्मॉल पोर्स में जाके ऑक्सीजन या फिर कहे एयर ट्रैप कर जाता है। मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में एयर ट्रैप करेगा, एयर जाके ट्रैप करता है। और उन्हीं ट्रैप्ड एयर को प्लांट का जो रूट है ना, उन्हीं ट्रैप्ड एयर को क्या करेगा, लेता है अपने अंदर। वो जो मिट्टी के अंदर फंसा हुआ हवा है, उसी हवा को पौधा जो है वो क्या करेगा, रूट के थ्रू लेगा। क्लियर है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसी तरह से यहाँ पे स्टीम भी अपने पोर्स के थ्रू लेता है। लीफ का तो तुम जानते ही हो रिस्पायरेशन का कैसे होता है। लीफ में रिस्पायरेशन कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू नहीं। और यहीं पे एक टर्म और आता है, देखो एक टर्म आता है रिस्पायरेशन, इस चीज़ को समझो। एक टर्म आता है, एक टर्म होता है रिस्पायरेशन और दूसरा टर्म होता है ट्रांसपिरेशन। तो देखिए ट्रांसपिरेशन, रिस्पायरेशन और ये दोनों ही टर्म्स जो है इसको समझना है। रिस्पायरेशन से आप लोग परिचित हो चुके हैं। नहीं, ये ट्रांसपिरेशन क्या है, तो इसको देखो। प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय ग्रीन प्लांट्स in atmosphere is called transpiration। देखिए एक ऐसा प्रोसेस ट्रांसपिरेशन is called transpiration। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है, हरे पेड़ पौधे जो है अपने अंदर मौजूद वाटर को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स लीव्स या ग्रीन प्लांट रिलीज वाटर मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन जो है ना, हमारे इन्वायरमेंट को ठंडा रखने में मदद करता है। जैसे कभी भी जल्दी बैठो। ट्रांसपिरेशन गर्मी के मौसम में सपोज करो हम किसी ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं, पहुंच गए हैं जहाँ पे शेल्टर लेने के लिए घर वगैरह नहीं है, ना कूलर है, ना पंखा है, ना ऐसे। उस केस में हाँ कुछ पेड़ पौधे ज़रूर है, तो उस केस में हम कहाँ जाके खड़ा होना पसंद करेंगे, पेड़ पौधों के पास। और गर्मी का मौसम चाहे कितना ही ज़्यादा हो, अगर आप पीपल के पेड़ या बरगद वगैरह का जो पेड़ है उसके नीचे आते हैं तो आपको ठंडा लगता है। इसका रीज़न क्या है, तो उसका साइज काफ़ी बड़ा है, उनके पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन किया जा रहा है। अब ये पौधा है, ये हमारा एक पेड़ है, सपोज करते हैं ये एक पेड़ हो गया, ठीक है, ये एक पेड़ हो गया। अब जब ये वाटर लॉस करेगा एटमॉस्फेयर में, वाटर लॉस, लूज वाटर को क्या करेगा, लूज करेगा। और ये वाटर कहाँ से आ रहा था, जड़ के थ्रू आ रहा था ना, जड़ के थ्रू आ रहा था। तो ये वाटर को लूज किया कहाँ, एटमॉस्फेयर में। जब वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा तो जहाँ तक ये वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद होगा वो उस एटमॉस्फेयर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। नहीं,
इसी के कारण पेड़ों के आसपास वाला जो इलाका है ना, या जो एरिया है वो ठंडा होता है। इसीलिए बोला जाता है जितना अधिक से अधिक आप पेड़ लगाइए, टेम्परेचर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। कोई समस्या? ट्रांसपिरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स release water in atmosphere, या the process by which the leaves of the green plant loses water in atmosphere is known as transpiration। पौधे के पत्तियों के द्वारा एटमॉस्फेयर में पानी को रिलीज करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। किसी को दिक्कत नहीं है? एटमॉस्फेयर के ठंडा होने का रीज़न भी पौधे, पेड़ पौधों के आसपास एटमॉस्फेयर के ठंडा होने का रीज़न भी यही है। कोई समस्या है? अच्छा देखिए, तो हम समझ रहे थे रिस्पायरेशन इन प्लांट, जिसमें रूट से हमारे रिस्पायरेशन हो गया, स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। तो कैसे लेता है इसके बारे में हम डिस्कस शायद कर चुके हैं। वाटर को क्या करता था? एब्जॉर्ब करके जब ऊपर जाता था उस समय स्टोमेटा खुल जाता है, और जब स्टोमेटा खुल जाता है उसके बाद गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल के द्वारा स्टोमेटा को जब खोल दिया जाएगा तो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, O2 और CO2 का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, बता चुके हैं। अब देखिए एक और प्लांट्स कुछ होते हैं जेरोफाइट्स। अगर हम बात करें जेरोफाइट्स का, यानी वैसे प्लांट, सिंपल वे में बात करो, वैसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट, जेरोफाइट उसी को बोला जाता है, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस को अंजाम कैसे देता है, जिसको जेरोफाइट हम लोग बोलते हैं। तो देखो जेरोफाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, डे टाइम में वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं ना, इट एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम रात को करते हैं। बोलोगे दिन को क्यों नहीं करते? बाकी का उनका जो दूसरा स्टेप है फोटोसिंथेसिस का सेकेंड स्टेप, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हो। इट मीन्स दैट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रोक करना ये दिन के समय होगा। मरुस्थलीय पौधों के द्वारा पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? दिन के समय होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेने का काम वो कब करते हैं? रात में। दिन के समय वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हम देख रहे हैं, देखो प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर लूज कर रहे हैं ना। अगर दिन के समय वो अपने स्टोमेटा को खोलेंगे, डेजर्ट्स प्लांट्स अगर दिन के समय अपने स्टोमेटा को खोल देते हैं, इस केस में चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस होगा। डेजर्ट में पानी का कमी है, डेफिशिएंसी है, इसके कारण वो उनका सर्वाइवल वहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो अपने सर्वाइवल को, अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए वो ऐसा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सिंपल वे में बोलो, अपने स्टोमेटा को डेजर्ट प्लांट कब खोलेगा? रात को खोलेगा, वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, और दिन के समय लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस का बचा हुआ रिएक्शन वो दिन के समय करता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी दिन के समय वो अपने स्टोमेटा को नहीं खोलता है। क्यों? वाटर लॉस को रोकने के लिए, वाटर लॉस से बचने के लिए ही डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं दिन के समय स्टोमेटा को नहीं खोलते। प्लांट्स के बाद हम लोग देख लेते हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो देखो सबसे पहले ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं हम लोग। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे ग्रास होपर, ठीक है। और देखिए ग्रास होपर और कॉकरोच का लेते हैं। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में ना हम लोग जानते हैं कि बेसिकली ऑक्सीजन को, जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कराने के लिए रेड में आरबीसी में, ब्लड में आरबीसी में एक रेड पिगमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन।
ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा लिया जाता है। बट इन ऑर्गेनिज्म का, इट मीन्स दैट ग्रास होपर का बात करो, कॉकरोच का बात करो, इनमें इनके ब्लड में का कलर लाल नहीं होता है, ये येलोइश लिक्विड इनमें होता है, और लाल नहीं होने का कारण, इनके ब्लड का कलर लाल नहीं होने का कारण उसमें आरबीसी नहीं होता, यानी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो इसमें रिस्पायरेशन कैसे होगा? तो इसके पूरे बॉडी में ना ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया बोलो या फिर विंड पाइप बोलो, ठीक है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है, वो विंड पाइप जो है पूरे बॉडी में फैला हुआ है। क्लियर है? अब ये विंड पाइप एटमॉस्फेयर ऊपर की ओर, स्किन के ऊपर इनमें पोर्स है, एटमॉस्फेयर में इनका पोर ओपन होता है, और नीचे डायरेक्ट ये सेल से कनेक्टेड है, नीचे डायरेक्ट सेल से कनेक्टेड है, सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है। तो वो सीधा ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेके सेल को दे देते हैं, और सेल से CO2 को लेके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो ग्रासहोपर या कॉकरोच में ट्रैकिया के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें यहीं पे फिश में, तो इसमें गिल्स के द्वारा होता है। तो देखिए गिल्स के द्वारा उसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है? तो मछली का गिल्स आप देख रहे होंगे, अगर हम मछली का फिगर बनाएं, मे भी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ठीक। ये अगर फिश है, कंसीडर कर लो फिश है, ठीक, यहाँ से वाटर पहुँचता है उनके गिल्स के पास, गिल्स के पास वाटर पहुँचा। ये क्या करता है, तुम लोग देखे हुए होंगे कि फिश जो है लगातार अपने मुंह को खोलते और बंद करते रहता है। इसका रीज़न यही है कि वाटर को जितना बार वो मुंह खोलेगा उतना वाटर उसके अंदर जाएगा। अब जब बॉडी के अंदर जाएगा उसके बाद वो वाटर पहुँचता है गिल्स के पास। अब गिल्स में ना मछलियों का के गिल्स के पास ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है, तो वहाँ से ये गिल्स क्या करता है, वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को ये गिल्स क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, और एब्जॉर्व करके वो ट्रांसफ़र कर देगा किसको, पूरे बॉडी में ये एयर चला गया, और फिर वाटर उन गिल्स से होके निकाल दिया जाता है। यानी इट जस्ट एक्ट एज फिल्टर करने का काम करेगा, पानी में से ऑक्सीजन को या एयर को फिल्टर कर ले रहा है। अगर गिल्स नहीं होता तो कितना पानी वो पीता। सपोज करो मछलियों के गिल्स मौजूद नहीं होते तो फिर ये जितना वाटर ले रहा है सब उसके बॉडी में ना रह जाते। तो इसीलिए गिल्स दिया गया, और गिल्स से क्या होता है, वाटर बाहर आते रहता है, और वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है जो कि पानी के साथ मिला हुआ है, घुला हुआ है, उन ऑक्सीजन को ये मछलियाँ क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अच्छा, एक बात और समझो कि एक्वाटिक जो एनिमल होते हैं ना, एक्वाटिक एनिमल में रिस्पायरेशन रेट जो है वो हाई होता है, रिस्पायरेशन रेट हाई होता है। एक्वाटिक एनिमल में रिस्पायरेशन रेट हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए वाटर में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, और एक्वाटिक एनिमल तो पानी के अंदर ही सांस लेंगे। अच्छा, पानी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बजाय टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा है, बट पानी में ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये तेज़ी से रिस्पायरेट करते हैं, ताकि जल्दी रिस्पायरेट करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल उनके शरीर में एज उसके हिसाब से बना रहेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं इनमें रिस्पायरेशन रेट हाई होता है। ग्रासहोपर में हो गया, कॉकरोच में हो गया, फिश। अच्छा, वेल जो है ये मैमल है, लार्जेस्ट मैमल है, और ये जस्ट लाइक हम जिस तरह से हम किससे सांस लेते हैं, एनिमल्स लाइक वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सभी किससे सांस लेंगे, एनिमल्स लाइक वेल, शुरुआत सबसे बड़ा से करते हैं, वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया,
ये सभी किससे सांस लेंगे? लंग्स से। ये सभी किससे सांस लेंगे? लंग्स से। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं। एग्जाम्पल अर्थवर्म। ये जो अर्थवर्म होता है, ये इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा? स्किन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? इट मीन्स दैट कि हमसे पूछता है कोई कि ग्रास होपर और कॉकरोच का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो ट्रैकिया। फिश का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो गिल्स। और बाकी का जो बड़े जानवर हैं उनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनमें क्वालिटी होता है, नेचर ने उनको गिफ्ट किया गया दो ऑर्गन्स, जैसे कि फ्रॉग। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। तो ये फ्रॉग जो है स्किन से भी सांस ले सकता है एंड लंग्स से भी सांस लेता है। जब ये अर्थ पे रहेगा, यानी मिट्टी पे रहेगा, लैंड पे में रहेगा, तो उस केस में वो अपने लंग्स से सांस लेता है। बट जब वाटर में जाएगा तो वो अपने स्किन से सांस लेना शुरू कर देता है। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में ना सिंपली देख लेते हैं ह्यूमन में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। उसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए, कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा में रिस्पायरेशन के लिए अगर कोई पूछता है कि अमीबा में रिस्पायरेशन कैसे होता है, द डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। अमीबा में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होगा? डिफ्यूजन के द्वारा उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। O2 और CO2 का एक्सचेंज जो उसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा है ना, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए। तो देखिए, बहुत सिंपल फिगर अगर हम बनाएं ह्यूमंस में रिस्पायरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स का हम एक फिगर बनाएं। देखिए, लंग्स है, एक सिंपल सा फिगर। हमारा जो ह्यूमन है उसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन का अगर बात करें हम, तो ये है हमारा लंग्स, ये और ये। यहाँ ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये है हमारा विंड पाइप, या इसको भी, हमारे विंड पाइप को भी ट्रैकिया ही कहा जाता है, ट्रैकिया, और इसको विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया आगे आके ना यहाँ हमारा ये कनेक्टेड होता है नोज से, नोस्ट्रिल से ये कनेक्टेड होता है। नोस्ट्रिल से एयर जो है इसके अंदर आएगा। ध्यान से समझोगे, फिगर समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। नोस्ट्रिल से एयर हमारा यहाँ आया ट्रैकिया के पास ना देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का काम क्या है ना, कि कार्टिलेज हमारे विंड पाइप को डिफॉर्म नहीं होने देता है। विंड पाइप को डिफॉर्म नहीं होने देने का मतलब होता है कि अगर हम ऑक्सीजन को या एयर को अंदर ले रहे हैं तो इनके दीवारों पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये हो सकता है कि बस्ट कर जाए। कब? जब कार्टिलेज नहीं हो तो। या फिर अगर एक्सहेल कर रहे हैं, हमारा एयर जो है बाहर जा रहा है, तो उस केस में ये क्या कर सकता है? चिपक सकता है, इसके वाल जो है चिपक सकता है। अगर कार्टिलेज नहीं होगा तब। लेकिन कार्टिलेज जो है ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, ये इसको एक स्पेशल शेप दिए हुए है कि आप अपने साइज शेप को नहीं बदल सकते इस कार्टिलेज के कारण। यानी विंड पाइप जो है अपने शेप को नहीं बदल पाता है इसी के चलते। वरना अगर ये कार्टिलेज हटा दे तो वो विंड पाइप डिफॉर्म हो जाएगा। सांस लोगे तो हो सकता है फट जाए, या सांस अगर छोड़ते हो तो हो सकता है वो चिपक जाए। जस्ट लाइक एक बोतल को लो, बोतल को दबाते हो, वो चिपक जाता है, और उसमें और ज़्यादा चीज़ें डाल दो तो हो सकता है कि वो क्या कर जाए? बस्ट कर जाए। तो उसी को बचाने के लिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके बाद ये ट्रैकिया आगे आके हमारे दोनों लंग्स में के लिए दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको बोला जाता है ब्रोंकस। ये जो हमारा विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड किया ना, इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकस। क्या कहेंगे इसको? ब्रोंकी भी बोला जाता है, क्योंकि दूगो हो गया ना, इसलिए ब्रोंकी बोलेंगे दोनों को कंबाइंडली, और सिंगल है तो ब्रोंकस।
ट्रैकिया या विंड पाइप दो भाग में डिवाइड हुआ, ब्रोंकस हुआ। उसके बाद ब्रोंकस फर्दर देखो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है ना, ब्रोंकस फर्दर हमारा ब्रांच में डिवाइड हो गया। ये एक इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट लाइक एक पेड़ है कि पेड़ का स्टीम जो है अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, फिर उससे पत्तियां लगी हुई है, तो उसी तरह से हमारा ब्रोंकस या ब्रोंकी जो है आगे आके डिवाइड हो गया बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज में। इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकियोल। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। और ये जो तुमको ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो होता है एलिवियोली या फिर इसको एयर सेक भी बोला जाता है। एलुवियली बोलो या फिर बोलो एयर सेक, एल्वियोली और इसको एयर सेक भी कहा जाता है। कोई समस्या? लंग्स का हमारा क्या क्या स्ट्रक्चर है? तो लंग्स सबसे पहले हमारा जो नोज के आगे से स्टार्ट होके हमारा जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, सबसे पहला है नोज, नोज के बाद नॉस्ट्रिल से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया में एक हार्ड जो सपोर्टिंग सब्सटेंसेस लगाया गया है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम क्या है? तो विंड पाइप को फैलने और सिकुड़ने से रोकता है। या वो कार्टिलेज क्या करता है? इट हेल्प या इट प्रोटेक्ट विंड पाइप या ट्रैकिया विंड पाइप टू गेटिंग इट प्रोटेक्ट विंड पाइप फ्रॉम गेटिंग डिफॉर्म्ड होने से बचाने का काम कौन कर रहा है? कोई समस्या? बोनी केस की तरह है। इसके बाद आगे बढ़ा, विंड पाइप या ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो गया। हर एक पार्ट को ब्रोंकस बोलते हैं, दोनों को कंबाइंडली ब्रोंकी भी बोला जाता है। ब्रोंकस हमारा फर्दर आके लंग्स में काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ और इन हर पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल्स में। एंड आफ्टर दैट ब्रोंकियोल्स के एंड पे एक स्ट्रक्चर स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एयर सेक। और ये एयर सेक क्या करता है? यही एयर सेक में ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारा इन्हीं एयर सेक में होता है। यानी एटमॉस्फेयर से O2 यहीं पे आता है और यहाँ से ब्लड में मिल के आगे बढ़ जाता है और फिर यहीं से CO2 का डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा इसमें आता है और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाता है, नोज से होते हुए बाहर निकाल दे। काम कैसे करता है अब उसको समझना है। हमारा जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स है, वो काम कैसे करता है उसको समझना है। काम समझते हैं। हाँ, क्या है हमारा ह्यूमन का जो ये है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, वो नॉस्ट्रिल से आगे बढ़ के आया विंड पाइप में। विंड पाइप को सपोर्ट देने वाला जो स्ट्रक्चर है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोले, यहाँ से आगे बढ़ के हमारा जो विंड पाइप या ट्रैकिया डिवाइड किया गया, दो भागों में डिवाइड हुआ। कौन कौन? ब्रोंकस बोले, ब्रोंकस आगे आके फिर बट गया अलग अलग ब्रांचेज में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के एंड पे बहुत सारे एयर सेक मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर को एयर सेक या फिर एल्वियोली बोला जाता है। काम कैसे करता है? तो देखिए, सबसे पहले हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन काम कैसे करता है। सबसे पहले एयर को हम अपने नाक से अंदर लिए। अब नोज में मौजूद है दो चीज़ें, हेयर एंड म्यूकस। देखो, हेयर और म्यूकस मतलब समझते हो ना? हाँ, चलो, तो नोज में मौजूद है हेयर और म्यूकस। हेयर और म्यूकस दोनों का ही काम है एयर को प्यूरिफाई करना या फिल्टर करने का काम करता है। तो हेयर क्या करेगा? एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल को क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके साथ साथ म्यूकस स्टिकी होता है, तो डस्ट पार्टिकल जो हमारे हेयर से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जब उन म्यूकस के ऊपर से गुजरता है वो एयर, तो उसमें मौजूद जो डस्ट पार्टिकल है वो म्यूकस उसको अपने साथ स्टिक कर लेगा, चिपका लेगा। ठीक है, वहाँ से प्यूरिफाइड एयर आगे बढ़ा, ट्रैकिया से होते हुए आगे बढ़ते हुए वो पहुँचता है हमारे लंग्स के पास। लंग्स में मौजूद ब्रोंकस से आगे पहुँच गया एयर सेक के पास। एयर सेक के पास जब ये आया ना एयर, उसके बाद पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा होता है लंग्स में।
आगे पढ़ोगे, पूरे बॉडी से ब्लड जो है लंग्स में आ रहा है, और उस लंग्स में जो ब्लड अभी आया हुआ है उस ब्लड में CO2 ज़्यादा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा हाई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हाई है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसमें O2 है, इसमें O2 है ना। तो ब्लड में मौजूद एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ब्लड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि एयर सेक में मौजूद ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। एयर सेक में मौजूद हीमोग्लोबिन को ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अटैच कर लेगा अपने साथ, और उसको उस ऑक्सीजन को लेके अपने साथ चले जाएगा पूरे बॉडी में, यानी और इस ब्लड को जब बोलेंगे ना ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरे शरीर में ऑक्सीजन से मिला हुआ जो ब्लड है वो जो गया कहाँ से गया? लंग्स के एयर सेक से निकल के हीमोग्लोबिन में मिला, साथ में हीमोग्लोबिन उसके साथ अटैच हुआ, उसको लेके जब आगे बढ़ा तो उस तरह का ब्लड जो है कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, और ब्लड में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पहुँच गया, एयर सेक में चला गया। डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चला गया कहाँ? एयर सेक में, और एयर सेक से होते हुए वो पहुँचा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से होते हुए पहुंचा ब्रोंकस, ब्रोंकस से होते हुए पहुंचा ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए पहुंचा नोज से होते हुए एटमॉस्फेयर में इसको क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इस यहाँ से ऐसे बढ़ा। अच्छा, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि एयर सेक से निकला हुआ ऑक्सीजन जिसको कि हीमोग्लोबिन अपने साथ लिया था ब्लड के साथ मिला, अब ये ब्लड ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे बढ़ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे बढ़ा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे बढ़ा, पहुंचा किसके पास? अलग अलग सेल के पास, डिफरेंट सेल के पास पहुंच गया। जब इन सेल के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा ना, तो इसमें ऑक्सीजन है, इस ब्लड में ऑक्सीजन है, और सेल के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू, चूँकि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाई कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर, चूँकि रिस्पायरेशन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का हाई। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड चला गया कहाँ? ब्लड में, और यहाँ से ऑक्सीजन आ गया सेल के अंदर। अब सेल में जैसे ही ऑक्सीजन मिला, डाइजेस्टेड फूड जो था ये कंबाइन कर गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और जब डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, डाइजेस्टेड फूड मतलब क्या? ग्लूकोज ना। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाया CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अब फिर ये CO2 बन गया सेल के अंदर, फिर ये CO2 सेल के अंदर बना, फिर से नया अगला बार जो आएगा O2 ब्लड में मिला हुआ, वहाँ से फिर से वो ब्लड में CO2 रिलीज कर दिया जाएगा और ब्लड से O2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन क्या करता रहता है? चलते रहता है। लेकिन ये भी बात दिमाग में रखो, कि ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ना, इसमें हम रिस्पायरेशन का प्रोसेस समझ में आया कैसे होता है? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये भी बात याद रखो कि एक बार हम जो सांस लिए ना, एक बार जो सांस लेते हैं वो सारा एयर अंदर लिए, तो अगला जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो सारा एयर जो हम अंदर लिए हैं वो सब एक के बार में बाहर नहीं आता है। ये भी ध्यान रखो। एक बार हम इनहेल करते हैं वो एक्सहेलेशन के दौरान 4 से 5 बार में वो बाहर आता है एयर। यानी सांस जितना हम अंदर ले रहे हैं, उस अंदर लिए गए सांस का कुछ भाग अभी बाहर निकलेगा, फिर कुछ भाग नेक्स्ट बार में बाहर निकलेगा, कुछ भाग
नेक्स्ट बार में बाहर निकलेगा। बात समझ रहे हो, ये बात है। इसके बाद इसमें हमको लगता है आप समस्या नहीं होने वाला है। रिस्पायरेशन कैसे होता है, सबसे पहले एयर आया किसके पास, नोज से होते हुए नोज में पहुंचा, नोज क्या किया, हेयर और म्यूकस, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, डस्ट पार्टिकल वगैरह को। वहाँ से ट्रैकिया से होते हुए एयर पहुँचा ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, पहुँच गया एयर सेक के पास। जैसे ही एयर हमारा एयर सेक के पास पहुँचा तो ब्लड पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उस ब्लड को लेके आया एयर सेक के पास। एयर सेक से ऑक्सीजन चला गया किसमें, ब्लड में, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में चला गया। और ये हीमोग्लोबिन ब्लड को अपने साथ मिला लिया, जब ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया तो वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, पहुंच गया सेल के पास। सेल के पास जैसे ही वो ऑक्सीजन पहुंचा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया किस में, ब्लड में, और ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन पहुंच गया सेल में। और फिर जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उसके बाद ब्लड वापस चला गया, ब्लड वापस मुड़ गया किधर, किसके तरफ, लंग्स की तरफ। लंग्स में फिर से आया, और ये प्रोसेस जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तब तक चलता रहता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बात और समझो, हम जितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसका बहुत छोटा पार्ट ही इस्तेमाल कर पाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5% ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एयर ले रहे हैं जिसमें 21% ऑक्सीजन है तो अप्रॉक्सीमेटली मात्र 4 से 5% ऑक्सीजन ही हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी का एक्सहेल कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। इट मीन्स दैट 21% ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो जब एक्सहेल करेंगे ना उसमें भी ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं है कि एक्सहेल्ड एयर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा उसमें बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बट ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर 21% ऑक्सीजन को आप ले रहे हैं तो एक इनहेल एयर में अगर 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एक्सहेल्ड एयर जो है ना, इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 16.5% ऑक्सीजन को बाहर भी छोड़ रहे हैं। बात समझ में आया, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर, देखो इनहेल्ड एयर में ना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 21% है, ठीक है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमारा अप्रॉक्सीमेटली 21% है। चलो इसको इस तरह से लेते हैं, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.04 है %, और वाटर वेपर बहुत कम रहता है, बहुत कम, ठीक है। चलिए अब यही जब हम एक्सहेल करते हैं तो यही ऑक्सीजन एक्सहेल्ड एयर में 16% हो जाता है, 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 4.4%। अब वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। ये CO2 है। तो देखो इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में अगर हम कंपैरिजन करते, यही चीज़ बता रहे थे अभी कि जितना ऑक्सीजन आप सांस के अंदर ले रहे हैं, सारा का सारा ऑक्सीजन यूज़ नहीं हम कर पाते हैं, सिर्फ 4% के आसपास में ही ऑक्सीजन इस्तेमाल हो पाता है। 21% ऑक्सीजन हम लोग लिए और 16.4% ऑक्सीजन को क्या कर दिए, बाहर छोड़ दिए। नहीं, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हम लिए थे 0.054%, बट शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, तो वो टोटल अमाउंट हो जाता है 4.4 के आसपास में, और वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं। वाटर वेपर बहुत कम अमाउंट में हम एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, बट हाई अमाउंट में वाटर वेपर क्या किया जाता है, एक्सहेल किया जाता है। तो एक्सहेल्ड एयर में ये भी मौजूद होता है, वाटर वेपर भी। हमारा रिस्पायरेशन जो टर्म था, रिस्पायरेशन जो था, तो देखिए लाइफ प्रोसेस का हमारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है, रिस्पायरेशन आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वाला जो टर्म है ट्रांसपोर्टेशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।